हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड लेसन, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था और उसमें एक लेक्चर आपको डिलीवर कर रखे हैं हमने। उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे उसके लेक्चर 2 की ओर। और चैप्टर जो है हमारे पास जिसको मैंने शुरू कर रखा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि सीधे सीधे कहे तो रासायनिक बल गतिकी के नाम से है वो चैप्टर, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकीय, ठीक है बेटा। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। लेक्चर 2 है आज, ठीक है। तो लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि भाई और कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी लेक्चर 1 के अंदर। और यदि आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 की ओर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, यदि हम लोग बात करें तो लेक्चर 1 को कंप्लीट करते हुए, मतलब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट करते वक्त आपको रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो बातें बताई थी। उसके अंदर फिर फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल्स हुए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको पढ़ा था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, जब आप किसी भी रिएक्टेंट को लेकर कोई रिएक्शन कंप्लीट कराते हो तो उस केस में रिएक्टेंट जब रिएक्ट होता है, जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि A प्लस B ये दोनों रिएक्टेंट है और इन दोनों के साथ रिएक्शन कराया जाए तो C और D का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो C और D है ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा, क्या है, प्रोडक्ट है। और ये A और B जो है वो क्या है, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब इस केस में जब आप अभिक्रिया कराते हो तो रिएक्टेंट होता है, उत्पाद नहीं होता है, मतलब अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अभिक्रिया करते हैं वैसे वैसे इनमें कमी आती है, यानी इनकी सांद्रता में कमी आती है। सांद्रता मतलब इनकी मात्रा भी कह सकते हो आप सीधे सीधे कि इनकी सांद्रता या मात्रा में कमी आती है। वहीं पर अभिकारक जो हमारे पास है, अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, सांद्रता और मात्रा में कमी आती है, लेकिन वहीं पर जो उत्पाद हमारे पास बनते हैं, ये जो उत्पाद हमारे पास हैं, इस उत्पाद की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है, बढ़ोतरी होने का मतलब कि इनकी मात्रा बढ़ती है, क्योंकि उत्पाद बन रहे हैं ना भाई, उत्पाद बन रहे हैं तो इनकी सांद्रता बढ़ेगी, इनकी सांद्रता या मात्रा बढ़ेगी, ठीक है बेटा। इनकी सांद्रता या जो मात्रा है ये क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर यहीं, मतलब कि वो लेक्चर यहीं पे बाइंड अप किया था, ठीक है। यहीं से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू इस प्रकार से करने वाले हैं कि हम आपको बताने वाले ये कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उस केस में इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फिनोमिना जनरेट होता है, यानी क्या प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि हम लोग बात करें कि तो रिएक्टेंट जो होता है उस रिएक्टेंट की मात्रा में कमी आती है, अर्थात रिएक्टेंट लगातार घटता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, उसे डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो प्रोडक्ट बनता जाता है, और जब प्रोडक्ट बनता जाता है तो उसे अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, या उत्पाद की उपलब्धता कहते हैं, या उपस्थिति कहते हैं। क्लियर है। तो अब इस केस में ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आइए समझते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव राइज टू C प्लस D, ठीक है। ये रिएक्शन है, जनरली ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को यदि मान लीजिए बैलेंस करना चाहें हम, तो मान लीजिए सपोज करिए कि बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बैलेंस हुआ, 2B गिव राइज टू 3C प्लस D। इस टाइप से ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। यदि इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस हुआ तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिसअपीयर होता है या अपीयर होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से आज हुआ कल नहीं हुआ परसों हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करिए कि आप एक गांव से हो और गांव में लोग गेहूं तो जानते ही होंगे, गेहूं यानी वीट जिसे कहते हैं, ठीक है। गेहूं आपके खेत में उगा और आपने उसे धो बनाकर, ठीक है, साफ सुथरा करके चक्की वाले के पास ले गए कि भैया ये बताओ, ये चक्की तुम्हारे पास है तो हमारे गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? इसका आटा बना दो। चक्की वाला कहेगा बिल्कुल बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत है, आटा ही तो बनाना है, वही मेरा काम है आटे बनाने का। तो यानी मान लो, सपोज करो कि ये जो गेहूं है वो आपका रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, ठीक है। और ये जो आटा है ये आपका उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अब ये बताइए थोड़ा ध्यान से हमें कि जैसे जैसे गेहूं की मात्रा कम होगी वैसे वैसे आटा की मात्रा बढ़ेगी ना? बोलो भाई, जैसे जैसे गेहूं की मात्रा कम होगी वैसे वैसे आटा की मात्रा बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे अभिकारक कम होता जाएगा वैसे वैसे उत्पाद बढ़ता जाएगा। अब ये उत्पाद बनने की प्रक्रिया जो है या अभिकारक के घटने की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करेगा ना चक्की किस रेट से चल रही है, किस गति से चल रही है। बात समझ में आ रही है? ये चक्की की स्पीड पे डिपेंड करेगा ना। तो ये जो चक्की की स्पीड है यही रेट ऑफ रिएक्शन है। यही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इस एग्जांपल को माइंड में रख के चलिएगा, बड़ा मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। ये अभिकारक है, अभिकारक के नाम पे गेहूं ले आया और इस गेहूं को चक्की में ले डाला तो चक्की में से निकला क्या? आटा। वो आटा क्या है? हमारा उत्पाद है। और ये जो चक्की बीच में काम कर रही है वही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। अभिक्रिया हो रही है वहां पर, यानी चक्की के अंदर क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो यानी अब इस केस में ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक के बदलने की क्रिया इस चक्की में हो रही है। अब ये चक्की जिस रेट से चलेगा, जिस गति से चलेगा, यदि मान लीजिए चक्की की गति हो कि 1 घंटे में 1 किलो गेहूं को आटे में कन्वर्ट करता है, तो यानी पर आवर पर केजी ये स्पीड कहलाएगी। ये अभिकारक की अभिक्रिया की गति होगी ना, यानी सांद्रता में जो जितना 1 घंटे में जितने सांद्रता में परिवर्तन आएगा वही अभिक्रिया की गति होगी। क्लियर है? डन। अब इस केस में आइए यहां पर थोड़ा समझिए। a + 2b गिव राइज टू c + 3c + d। ये अभिक्रिया थी, अभिक्रिया को बैलेंस करने पे ये आया, ठीक है। तो इस केस में जब आप इसको लिखोगे तो जब अभिकारक साइड लिखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा और जब उत्पाद साइड लिखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अभिकारक साइड नेगेटिव कैसे होगा? देखो भाई एक चीज समझो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो ए रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज करता हुआ जाएगा ना, कम होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में इसको लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन जब इसके लिखने की बात आएगी तो 1/2 dB/dt ऐसे लिखेंगे कि b रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट, मतलब कम तो हो रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कम तो हो रहा है, लेकिन 1/2 क्या है? ये इसका मतलब कि बैलेंस नंबर ऑफ मोल्स है। क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करते हो तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के बाद ये जो बैलेंस या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वह इस अभिकारक में उपस्थित अभिकारक अणुओं की संख्या को बताता है, ठीक है। अभिकारक अणुओं की संख्या को बताता है। जब अभिकारक अणुओं की संख्या को बताता है तो वो संख्या यहां पर रिप्रेजेंट होती है। तो अभिकारक साइड जो होगा वह हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन वहीं पर जब प्रोडक्ट साइड की बात करोगे या उत्पाद साइड की बात करोगे तो वह हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यदि आपको याद भी रखना है तो इस तरीके से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यदि आप नीट, ठीक है, या IIT एग्जाम की बात कर रहे हो तो उस केस में इसके क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आते हैं तो इसलिए बहुत परेशान भी नहीं होना है। बस इतना समझते रहिए कि रिएक्टेंट होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा और प्रोडक्ट होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा। क्लियर है? अब उस केस में जब रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट अपीयर होगा, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो उस केस में
अब डिसअपियरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस रिप्रेजेंट करते हैं और अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस साइन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन ना लगा जाए तो प्लस मान लिया जाता है। क्लियर इतनी बातें? उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक है अभिक्रिया। अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बेटा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। कारक क्या होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं ना। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह है, ठीक है, देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह है कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में, ठीक है, उस अभिक्रिया में कौन से ऐसे लोग होंगे जिसकी वजह से वो अभिक्रिया की गति या तो तेज हो जाए या तो अभिक्रिया की गति स्लो हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग होंगे ना। एग्जांपल समझाते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो ना, और आपका मन कर रहा है कि मैं पापा से पूछूं कि पापा आज मेरे दोस्तों के ग्रुप में पार्टी हो रही है, क्या मैं जा सकता हूं क्या? ठीक है, अब उसमें प्रोसीजर क्या है भाई, मैं उनसे पूछ तो लूं कि पापा पार्टी हो रही है, मैं जा सकता हूं क्या? अब जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कंडीशन इतनी है कि जब आप उनसे पूछोगे तो पूछने के बाद क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, पूछने के बाद क्या रिएक्शन होगा, पता चले पापा पूछते ही डंडा उठाने लगे, ठीक है, डंडा उठा के एक आग दो डंडा पीटे, तब तक मम्मी आके और मम्मी कहे हाँ हाँ और मारिए, ये गधा सुबह से पढ़ नहीं रहा है और पार्टी करने जाना है इसको। तो मम्मी की वजह से, यानी कि आप थोड़ा ध्यान से समझो कि पापा दो डंडा पीट के रुक गए थे, ठीक है, लेकिन मम्मी बाहर से आई और बाहर से मम्मी कुछ कर नहीं रही है, बस इतना ही कह रही है और पीटिए, पढ़ नहीं रहा सुबह से, ठीक है। तो मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने किया क्या, मम्मी ने किया ये कि उस अभिक्रिया में अभिकारक का मतलब उत्प्रेरक का व्यवहार किया, जिसकी वजह से अभिक्रिया की गति क्या हो गई, और बढ़ गई, यानी जिसकी वजह से और डंडे पड़े आपको, ठीक है। तो देन उस केस में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनकी वजह से अभिक्रिया की गति या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। क्लियर है? अब बात यह आती है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं ना, ऐसे कौन कौन से कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में, ऐसे कौन कौन से कारक है? तो बहुत सारे कारक हैं। जनरली हम 4, 5 या 6 की बात करेंगे जो आप याद रखिए, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो आपको 2-3 तो कम से कम याद हो, ठीक है। पहली टॉपिक, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणुओं की सांद्रता। यहां पर सांद्रता शब्द आए तो यहां पर सांद्रता से आप इतना बस समझिएगा, ठीक है। यह समझने का मतलब है यहां पर कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता, यहां सांद्रता वर्ड, यदि इस चैप्टर में सांद्रता वर्ड आ रहा है तो आप मात्रा से समझिएगा ना इस बात को, कि मात्रा की बात कर रही हैं, क्वांटिटी की बात कर रही हैं, ठीक है। यदि उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में यदि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी के कारण अभिकारक अणु है उसकी सांद्रता यानी उसकी मात्रा बढ़ जाए तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा, पहले समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे समझिए, यदि अभिकारक अणु की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, अर्थात सीधे सीधे कहें तो अभिकारक अणुओं की मात्रा बढ़ा रहे हैं हम ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अभिकारक अणुओं की मात्रा को बढ़ा दे रहे हैं। यदि अभिकारक अणु की मात्रा को आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अभिकारक अणु जो लिए हो उसमें उसकी मात्रा बढ़ा रहे हो, यानी उसके प्रेशर यानी दबाव को बढ़ा रहे हो, और दबाव को बढ़ाओगे तो उस केस में अभिकारक अणु का वेग बढ़ जाएगा, मतलब सीधे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी अभिकारक अणुओं की सांद्रता यानी मात्रा बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने के कारण अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर बढ़ जाएंगे, यानी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो उस केस में अभिक्रिया
का वेग बढ़ने की वजह से अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग बढ़ा ना। अभिकारक अणुओं की सांद्रता में यदि वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिकारक अणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई, कि निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि सांद्रता बढ़ने के कारण अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। बाई बात समझ में बेटा? ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि निश्चित ताप पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने के कारण अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपसे ये बात कही जाए कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब आप ये समझिएगा कि अभिकारक अणुओं की मात्रा की बात हो रही है ना, मात्रा के बढ़ाने की बात हो रही है, मात्रा में इंक्रीमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, पहली टॉपिक क्लियर हुई? यदि क्लियर हुई तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, और थम्स अप करके अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलने से पहले, ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलने से पहले नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, उससे पहले देखते हैं कि क्या टॉपिक है हमारे पास। तो टेम्परेचर, ताप, क्या है? ताप है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है? ठीक है, तो एक चीज समझिए, यदि सपोज करते हैं कि हम किसी वस्तु के ताप को बढ़ाते हैं ना, यदि किसी वस्तु के ताप को बढ़ाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो भाई, यदि किसी वस्तु के ताप को बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहला फर्क तो यही पड़ता है कि यदि आप किसी वस्तु के ताप को बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आप उस अभिकारक में उपस्थित अभिकारक अणुओं की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। कौन सी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं सर? हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया ना। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जब उसका तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो ये ताप उस के अंदर ऊर्जा के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? ऊर्जा के रूप में। क्योंकि ताप बढ़ाने का मतलब क्या है? ताप बढ़ाने का मतलब यह है कि आप ऊष्मा में वृद्धि कर रहे हो ना। ठीक है, ऊष्मा में वृद्धि कर रहे हो, और ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यानी ऊर्जा ही तो बढ़ा रहे हो। यदि आप ऊर्जा बढ़ा रहे हो तो ये ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ये ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। अब बात ये आती है कि सर गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो ऊर्जा होती है। किसके कारण होती है? गति के कारण जो ऊर्जा होती है। गति के कारण ऊर्जा।
ठीक है बेटा। अब गति के कारण जो ऊर्जा हुई वो गतिज ऊर्जा हुई, तो यानी ताप बढ़ाने का मतलब आप ऊष्मा बढ़ा रहे थे, ऊष्मा बढ़ाने का मतलब आप ऊर्जा में इंक्रीमेंट ला रहे थे, ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी कर रहे थे। और जब ऊर्जा बढ़ा रहे हो तो ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या, उसकी गति में वृद्धि करा रहे हो ना। और जब गति में वृद्धि करा रहे हो तो उस केस में जब मान लीजिए सपोज करिए कि इतने बड़े पात्र में रखे हुए पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स इस प्रकार से रखे हुए हैं इसमें, अब ये सारे पार्टिकल्स को ऊर्जा दे दिया जाए और ये पार्टिकल्स जो गति कर रहे थे इसमें धीरे धीरे वह इसी के अंदर गति करेंगे, ये इसी के अंदर यदि गति करेंगे तो गति करते हुए कहाँ जाएंगे भाई, इसी में रहेंगे ना। बस क्या हो जाएगी कि इनकी गति थोड़ी तेज हो जाएगी, और जब गति तेज हो जाएगी तो उस केस में जैसे सपोज करिए कि आप लोग 10 भाई बहन हो, ठीक है, ऐसा ठीक है ना, ऐसा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मानिए, सपोज करिए कि आप लोग 10 भाई बहन हो, ठीक है, कजन्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक कमरे में खेल रहे हो ना, एक दूसरे के साथ पकड़म पड़ाई खेल रहे हो। अब उस केस में आप धीरे धीरे दौड़ रहे थे, ठीक है, एक लाइन से धीरे धीरे दौड़ रहे थे बिना डिस्टर्ब किए किसी को, तो उस केस में टक्कर, एक दूसरे से टकराने की जो गति होगी, मतलब टकराने की संख्या होगी वो कम होगी, लेकिन आपको इतनी ऊर्जा दे दी जाए, इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि आप बहुत तेजी से गति करने लगो। बहुत तेजी से गति करोगे तो आप एक दूसरे से टक्कर खाओगे ना, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी टकराओगे नहीं, और जल्दी जल्दी टकराओगे तो जल्दी जल्दी टूटोगे फूटोगे, ठीक है। पता चले किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, ऐसा तो होगा ना। और जब ऐसा होगा तो उस केस में जो अभिकारक अणु हैं यदि उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ गई है। तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई, क्लियर है कि ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने पर किसी, जिस भी अभिक्रिया के लिए बात करें उस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण इनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर है, लिख लिया जाए, आइए लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या था भाई हमारे पास हेडिंग था ताप ना बेटा, ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं के लिखिएगा, ठीक है, सॉरी, अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़
बढ़ जाता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। यदि आप किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या में परिवर्तन करते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। परिवर्तन करने का मतलब क्या? अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ाते हो ना, उसकी मात्रा बढ़ा देते हो, सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और यदि आप किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के तापमान को बढ़ाते हो तो भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है इतनी बातें? 2 पॉइंट्स हम लोगों ने समझी। पॉइंट नंबर 1 कि अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। और दूसरा, अभिक्रिया का जो वेग है, जो भी जिस भी टेम्परेचर पर अभिक्रिया रिएक्ट हो रहा है, यदि उस केस में उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन घट सकता है जब टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। क्लियर है? बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कैटलिस्ट। क्या बात करेंगे? कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है बेटा? कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। अब समझिए थोड़ा ध्यान से। कैटलिस्ट की यदि बात करें, चलिए अब यदि कैटलिस्ट की बात करें तो पहले समझो थोड़ा ध्यान से, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट की परिभाषा जनरली पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक वह बाह्य कारक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। ठीक है? अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। मतलब अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने का मतलब क्या है? ऐसा कभी भी नहीं है कि उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की गति को केवल बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम करता है। कौन? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अभिक्रिया की गति को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। क्लियर है? अब इस केस में यदि ऐसा कैटलिस्ट है, ऐसा उत्प्रेरक है जो आपके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक। यदि गति को बढ़ाएगा तब। और ऐसा उत्प्रेरक जो गति को घटा देता है तो उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। उत्प्रेरक विष जो अभिक्रिया की गति को क्या करता है? घटाने का काम करता है। एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया की गति को केवल घटाया जा सकते। कभी कभी ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बंद कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया होने ही नहीं देते हैं। ठीक है? अभिक्रिया होने ही नहीं देते हैं। तो यानी कि ऐसा कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को कम करता है या समाप्त करता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्लियर है? चलिए, क्या होता है भाई उत्प्रेरक? क्या होता है? ठीक है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है। ठीक है? यानी कैटलिस्ट क्या होता है समझो थोड़ा ध्यान से। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। कम कर देता है। कम कर देता है, जिसके कारण सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है? अब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आप ही सोचो ध्यान से, यदि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना। यानी कि जो सक्रिय अणु हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो उनके कोलिजन्स ज्यादा होंगे।
कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो उस केस में अभिकारक उत्पाद में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जो कैटलिस्ट होता है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट वह बाह्य कारक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का कार्य करता है। परिवर्तित करने का मतलब घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, यानी कैटलिस्ट अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम भी करता है और घटाने का काम भी करता है। जो ऐसा कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और ऐसा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटाने का काम करता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने के साथ साथ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया की गति को समाप्त कर सकते हैं, मतलब अभिक्रिया को बंद कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जाम्पल यदि समझना चाहे तो सपोज करिए ना, एग्जाम्पल है। ठीक है, कि सपोज करिए आप लोगों ने अपने गांव में अगल बगल ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब कि रात के टाइम दो लोग एक ऐसे प्रकार के ड्रिंक का सेवन करके आते हैं जिनमें एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा होती है उनके पास। उस समय फिर वो उस गांव के मालिक होते हैं, मतलब वो चाहे तो उस गांव को खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं। अब इस केस में यदि दो लोग ऐसे आ जाएं और दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं, तो उस केस में यदि आप देखोगे तो उस केस में दोनों, यदि एक साइड खड़ा है तो दूसरा दूसरे साइड खड़ा है और दोनों एक दूसरे के साथ केवल और केवल लैंग्वेज बातें करते हैं। ठीक है, मतलब लैंग्वेज से बात करते हैं और लैंग्वेज में सारी बातें करते हैं। ठीक है, एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक, लेकिन हाथापाई नहीं करते हैं। लेकिन उसी में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो किसी एक को जानता हो ना, किसी एक को जानता है और वो कहता है भैया भैया मारा, ठीक है, कहते हैं ना, वो आके कहता है भैया भैया मारा सारे के जो हुई देखल जाए। ठीक है, तो अब उस केस में उस व्यक्ति को ये एनर्जी मिल जाती है, ये मेरे साथ है, हालांकि उसने उस अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, उसने बस इतना ही कहा कि भैया मारा मारा जो हुई देखल जाए। ठीक है, वो जाके उससे लड़ गया, यानी अभिक्रिया जो अभी धीरे धीरे चल रही थी, अभी बातचीत से चल रही थी, वो हाथ पांव से चलने लगी। अभिक्रिया की गति तेज हुई कि नहीं? ठीक है, तो वो जो बाहर से व्यक्ति आया था, जो जिसने आके कहा कि भैया मारा मारा जो हुई देखल जाए, वो कैटलिस्ट है ना, पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन केवल इन दोनों की अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा पोजीशन भी आ सकता है कि एक व्यक्ति आके उससे कहे का यार काहे लड़त हुआ, चला चला तो घरे जा। ठीक है, हो सकता है भाई कि ऐसे दो लोग मिल जाएं जिसकी वजह से अभिक्रिया, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से छूट जाएं और दोनों लोग अपने अपने घर की ओर बढ़ जाएं, तो अभिक्रिया समाप्त हो गई ना। जो अभिक्रिया भी धीरे धीरे हो रही थी, उस अभिक्रिया को पीक पे नहीं होने दिया, हालांकि अभिक्रिया को ही समाप्त कर दिया। तो जो पहले व्यक्ति आया था वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा क्योंकि अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा था, और जो बाद में व्यक्ति आया वो उत्प्रेरक विष कहलाएगा क्योंकि अभिक्रिया की गति को समाप्त कर दिया या कम कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अभिक्रिया के वेग के अंदर उत्प्रेरक वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि अगली टॉपिक की ओर बात करें तो अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है? यह अभिक्रिया जहां हो रही है, ठीक है, यह अभिक्रिया जहां हो रही है, यदि उस केस में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ, ठीक है, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल सीधा सीधा समझ लीजिए, एक लाइन है। ठीक है, अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि अधिक हुआ, ठीक है, यानी जिसमें रखे हुए हैं यदि ये आकृति बड़ी हुई, ठीक है, तो आकृति बड़ी हुई तो आप ऐसे कह सकते हो कि संख्या भी ज्यादा होगी, मात्रा भी ज्यादा होगी। तो उस केस में आप सीधे सीधे कहिएगा, यहां पे क्या कहेंगे भाई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिक होने पर अधिक होने पर होने पर अभिक्रिया 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 का वेग अधिक होता है, अधिक या बढ़ जाता है, अधिक होता है। ठीक है बेटा, होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई विशेष नहीं है, बस इतना समझिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, वह है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, LIGHT। ठीक है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। प्रकाश की परिभाषा पता है आपको? इसकी परिभाषा क्या होती है भाई? परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, और अभिकारक अणुओं में यदि प्रकाश की मात्रा बढ़ा दी जाए तो अर्थात आपने क्या बढ़ा दिया? ऊर्जा बढ़ाया ना। यदि ऊर्जा बढ़ाया तो ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या बढ़ता था? ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या बढ़ जाएगा? टक्करों की संख्या। टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, यानी यदि आप किसी अभिकारक में अभिकारक अणुओं के लिए प्रकाश को बढ़ाते हैं, प्रकाश ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा बढ़ने के कारण उस अभिकारक अणुओं में अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यदि और इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उम्मीद है कि आप लोगों ने फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स अभी पता नहीं कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, यदि आपने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर एक टॉपिक है देहली आवृत्ति और देहली ऊर्जा। ठीक है, थर्स्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी, थर्स्ट होल्ड एनर्जी। ठीक है, अब उसका मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भी और सरफेस को, किसी भी पृष्ठ को इतनी ऊर्जा दे देना जिसकी वजह से उस पृष्ठ पर उपस्थित जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सतह है, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर इतनी ऊर्जा दे दी गई कि उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद उस सतह के जो अणु होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। जब ऐसा होता है तो उस केस में, जब ऐसा होता है तो उस केस में उस अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वही 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 जो सोच रहे हो। टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, आइए भाई थोड़ा लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्रकाश। प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर पृष्ठ पर उपस्थित अभिकारक अणु की देहली ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण बढ़ जाती है, जिसके कारण देहली ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा बढ़ाओगे तो प्रकाश ऊर्जा बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है छोटा सा जो आपके एग्जाम में बार बार दिखेगा, ठीक है। अभिक्रिया N2O5 इसका नाम कमेंट करके सब लोग हमें बताएंगे। N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखा है, को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है -dN2O5/dt का क्या अर्थ है? -dN2O5/dt का अर्थ बताइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? DO2/dt DO2/dt का अर्थ बताइए। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वो मैं लिख दे रहा हूं, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? ठीक है, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? ठीक है, छोड़ो बेटा, फिलहाल के लिए पहले आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। इस अभिक्रिया को देखो और पहले ये बताओ, इस अभिक्रिया को देख के क्या समझ में आ रहा है? इस अभिक्रिया को देख के ये समझ में आ रहा है सर कि ये जो इधर लिखा है ना सर, ये अभिकारक है, आ रहा है बेटा समझ में? और इधर ये जो लिखा है ना, ये उत्पाद है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही इतनी? अब इसमें पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो -dN2O5/dt का अर्थ क्या है? तो -dN2O5/dt का अर्थ यह है कि माइनस लगा है, अभिकारक ले रखा है, तो माइनस का मतलब कि इसकी विघटन दर हो रही है, मतलब ये विघटित हो रहा है। ठीक है, यानी अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो अभिकारक N2O5 ही है, और N2O5 के साथ समय के रिस्पेक्ट में ये घट रहा है। घट क्यों रहा है? क्योंकि माइनस साइन लगा है तो पता चल रहा है कि घट रहा है, और घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि N2O5 क्या हो रहा है? समय के साथ विघटित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? समय के साथ N2O5 में क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। विघटन होने का मतलब क्या है? इसकी मात्रा में कमी आ रही है। क्लियर है? इसकी मात्रा में कमी आ रही है, यानी N2O5 में विघटन हो रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया या अभिकारक का विघटन हो रहा है, ठीक है बेटा, क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि अभिकारक का विघटन दर प्रदर्शित कर रहा है। अभिकारक का विघटन दर
कि किस रेट से अभिक्रिया विघटित हो रही है उसके बारे में बता रहा है। का विघटन दर प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, कर रहा है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले में तो माइनस लगा ही नहीं है सर, दूसरे वाले में माइनस नहीं लगा। लेकिन उसको ध्यान से देखो तो N2O5 गिव राइज टू NO2 प्लस हाफ O2, मतलब O2 प्रोडक्ट है ना भाई, क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर माइनस नहीं लगता है। और जब माइनस नहीं लगता है तो क्या हो रहा है, DO2 अपान DT का मतलब है कि उत्पाद बन रहा है। क्या हो रहा है, बन रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है, बन रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्पाद के बनने की दर को। ठीक है, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, कि उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है। तो ये किसी क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो फिर आपको डेफिनेशन यदि याद है अभिक्रिया के वेग की तो वहां से आप बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना भाई, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। और सांद्रता को नापने का तरीका क्या है, मोल लीटर। क्या है, मोल पर लीटर। ये तो सांद्रता हो गई, लेकिन सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, ठीक है। मोल लीटर यानी कि मोल पर लीटर, ये सांद्रता हो गई, लेकिन उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो समय के सापेक्ष आ रहा है ना। किसके सापेक्ष आ रहा है, समय के सापेक्ष। तो अपान समय यानी सेकंड। यानी इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका आ जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। क्लियर है, अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। क्लियर है इतनी बातें। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में बहुत आसान सा है, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। सेम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, बहुत छोटा सा। N2O5 गिव राइज टू, एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको इसका नाम कमेंट करके बताना है कि N2O5 को क्या कहते हैं। ठीक है, N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2, ये अभिक्रिया दिया है। इस अभिक्रिया में DNO2 अपान DT का अर्थ बताइए, का अर्थ बताइए। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप इसका क्या बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे, इसकी मीनिंग बतानी है कि क्या मतलब है इसका DNO2 अपान DT, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर रखते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।